नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय बीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो चर्चा लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, ये है लोकसभा के अंदर जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेके माथापच्ची हो रही है विपक्ष के खेमे में और पक्ष के खेमे में, दोनों खेमों में। उसके संदर्भ में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ आज का जो वीडियो है वो आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ। जैसे आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव सफलतापूर्ण सिद्ध हुआ। एनडीए एक बार फिर से तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत। अब सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है लोकसभा के अंदर, क्योंकि जो चर्चा अपर हाउस माना राज्यसभा और लोअर हाउस माना लोकसभा, कोई भी जो बिल है अगले 5 साल तक जो बिल है जो बाद में जाके कानून की शक्ल में हमारे सामने आता है, कानून बन के आता है, तो सबसे पहले वो बिल लोकसभा में पास किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। अमूमन ये देखने में मिलता है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर जो लोकसभा है उसके अंदर अगर बिल पास हो जाता है तो मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि 90% जो टका वो राज्यसभा से भी पास हो ही जाता है बिल। और बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वो जो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल चले जाता है आगे डिस्कशन के लिए, जिसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के मेंबर्स होते हैं। तो अभी जो मैं चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ वो है लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अमूमन ये होता है कि जो सत्ता पार्टी होती है, सत्ता पार्टी का ही वो एक प्रथा चलती आ रही है कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो सत्ता पार्टी से बिलोंग करेगा और जो डिप्टी स्पीकर है वो विपक्ष को दिया जाता है। तो इस बार जो है वो जो पिछली परंपरा है वो परंपरा 2019 में टूटी थी। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उनका अपने बलबूते पे उन्होंने संख्या बल हासिल किया था 303 का। लोकसभा के अंदर जो है वो स्पीकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का था और डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो खाली है। अभी के जो हालात हैं लोकसभा के अंदर जो स्पीकर हैं ओम माथुर साहब, वो फिर से सेकेंड टर्म में फिर से उनको अपॉइंट किया गया है स्पीकर लोकसभा। और डिप्टी स्पीकर के लिए जो पद जो होता है वो जैसे मैंने आपको बताया कि विपक्ष को दिया जाता है, उसके अंदर भी अभी जो पेंच है वो पड़ा हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर है उसकी भूमिका बहुत अहम रहती है, खासकर जब मिली जुली सरकार है, यानी समर्थन की पार्टियों की सरकार है जिसमें एक से ज्यादा पार्टियां हैं और गठबंधन की जब सबसे बड़ी पार्टी को अपने बलबूते पे पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो चाहे वो लोकसभा है या विधानसभा है, इनके स्पीकर की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी ये रूलिंग है कि जो भी मत विभाजन होगा, जो भी क्लेम होगा रिलेटेड टू एमएलएस और एमपीस का, उनका निष्कासन का, जो फ्लोर ऑफ हाउस के अंदर अगर स्ट्रेंथ को प्रूफ करना है मेजॉरिटी को, वो सब कुछ जो है वो अंडर द गाइडेंस होगा स्पीकर, चाहे वो लोकसभा में है चाहे विधानसभा में। और स्पीकर का जो डिसीजन है वो ही सर्वमान्य है। उसको लेके आप कोर्ट में भी अगर चले जाते हो तो कोर्ट फिर आपको बैक टू द फील्ड भेजेगी स्पीकर के पास। इतनी पावरफुल अथॉरिटी है स्पीकर की। और जब मिली जुली गठबंधन की सरकार है तो हमेशा खतरा रहता है कि कभी भी सरकार वो अगर विभाजन मत होता है दो पार्टियों के बीच में तो उसका टूटने का खतरा रहता है। उस संदर्भ में जो लोकसभा का स्पीकर है उसकी जो से है, मतलब अल्टीमेट वही फिर पावरफुल रहता है। ये तो है लोकसभा का स्पीकर और विधानसभा का स्पीकर है, उसकी पावर्स भी सेम अमूमन इसी तरह की। अब आ जाता है डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर का जो पद है लोकसभा में वो विपक्ष मांग कर रहा है और अड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो पावर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के साथ पावर्स हैं वो लोकसभा स्पीकर को दी जाती हैं, लेकिन लोकसभा स्पीकर जब गैर हाजिर होते हैं सदन से तो उनकी एब्सेंस के अंदर जो डिप्टी स्पीकर है वो जो पावर है वो उसको डेलीगेट की जाती है, नंबर एक। नंबर दो, खुदा ना खास्ता अगर लोकसभा का स्पीकर जो है वो अपने पद से रिजाइन करने जा रहे हैं
तो वो राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन नहीं भेजेंगे, वो अपने डिप्टी स्पीकर के थ्रू ही वो मूव करवाएंगे। तो अगर कभी इस तरह की स्थिति आ जाती है गठबंधन के अंदर कि लोकसभा के अंदर जो है वो स्पीकर मौजूद नहीं है, किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, तो डिप्टी स्पीकर ही फिर वो वहां पे उस पोजीशन पे बैठ के सारे इंपॉर्टेंट फैसले करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2024 में जो लोगों ने अपना मत दिया है, वो मत एक किसी भी दल को फुल मेजोरिटी का नहीं दिया है, मिली जुली सरकार यानी गठबंधन की, एनडीए की सरकार। और इस सरकार के अंदर कभी भी इस तरह की जो पोजीशन अगर आती है कि फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर आपको बहुमत सिद्ध करना है या किसी तरह का भी कोई बिल या कुछ भी इस तरह का इशू है, तो उसके अंदर जो स्पीकर की भूमिका है और डिप्टी स्पीकर की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और इन दोनों की जो पावर्स इनको दी गई हैं भारत के संविधान के अंतर्गत, उसी को लेके ही चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो लोकसभा स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है उनकी पोस्ट अपने पास रखने के लिए लगातार जोर आमाइश करता हुआ दिखाई देगा। तो आज का ये जो मेरा वीडियो था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर स्पीकर्स की हैं, उसके संदर्भ में था। पहले ये माना जाता था जब मिली जुली सरकार का दौर नहीं था, एक स्टेबल गवर्नमेंट का दौर होता था, जब हॉर्स राइडिंग वगैरह इस तरह की ट्रेडिंग फ्री ऑफ फर्स्ट जो एमएलए की या एमपी की नहीं होती थी, तो उस वक्त स्पीकर की जो पोस्ट है उसको डमी पोस्ट माना जाता है। यानी जो विधानसभा के अंदर एमएलए जीत के आते हैं या लोकसभा के अंदर मेंबर पार्लियामेंट जीत के आते हैं, अगर किसी को स्पीकर बना दिया जाता था तो समझा जाता था कि इसका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो अब गिनती के दिन में, मतलब एक डमी पोस्ट। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, मिली जुली सरकार का दौर आया, 80s से शुरू हुआ, तो चाहे वो लोकसभा के अंदर है चाहे विधानसभा के अंदर है, अभी जो स्पीकर की पोस्ट है वो एक कैबिनेट, जो हाईएस्ट रैंक का कैबिनेट मिनिस्टर है, उससे भी ज्यादा पावरफुल पोस्ट पे उसको माना जाता है। जब भी मिली जुली सरकार होगी तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए को लेके, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, उसके बीच खींचतान होना एक जैनुन है। तो मैं समझता हूँ मेरा आज का जो वीडियो है ये कुछ जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल रहेगा, और जो राजनीति को थोड़ा सा जानने की करीब से कोशिश करते हैं उनके भी मन मस्तिष्क के कुछ जो डाउट हैं वो क्लियर करने के लिए मैं समझता हूँ मैं निमित्त बनाऊँ। धन्यवाद, थैंक यू।